किसी भी हाइड्रोजनिक एटम के लिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है -13.6 Z² अपॉन n²। अगर z की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ जाता है। उसके लिए हम एनर्जी लेवल्स की वैल्यू बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी है। जैसे n की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो वो ग्राउंड स्टेट आ जाएगा, n=1 इज ग्राउंड स्टेट। इसके लिए हमारे पास वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 1 रखते ही हमारे पास 2 रखते ही हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, या फिर इसको सेकंड ऑर्बिट बोलेंगे। ऑर्बिट सेकंड है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास उसकी वैल्यू आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप वैल्यूज रखते जाओगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। यहाँ पर इतनी वैल्यूज तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, -13.6, -3.4, -1.51, माइनस का 0.85, माइनस का 0.54, और इनके डिफरेंसेस भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है हमारे पास 1.89, ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर, इसलिए सारे याद मत करना, लेकिन इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। ऑलराइट, इसी एनर्जी गैप आपसे बात करी जाएगी कि यार किन्हीं भी दो लेवल के बीच में एनर्जी गैप बताना है आपको, तो कैसे बताओगे? या तो आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली याद हो, रटी हुई हो, तो आप तुरंतली इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुरंतली तो उससे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको हमेशा इस तरीके से फॉर्मूले में रखना पड़ेगा कि भाई एनर्जी का जो डिफरेंस है वो -13.6 Z², 1/n1² -1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जी है इसको हम क्या लिख सकते हैं? hc/λ, इस तरीके से। तो फिर ये hc को आप दूसरी तरफ इस तरीके से ले जाते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू r, जो कि एक नया कांस्टेंट बन गया है ना। ये यहाँ से इधर वैल्यू जाएगी कुछ, तो इसकी वैल्यू आने वाली है Z² एज इट इज है 1/n1², 1/n2², ये है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर। पर मीटर देखो यहाँ पे भी पर मीटर है इस तरफ 1/λ यानी कि, और ये भी पर मीटर इस तरीके से आ रहा है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। वेवलेंथ अगर आपको पता करनी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता कर सकते हो आप। अगर आपको एनर्जी पता चल चुकी है तो आप वेवलेंथ इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी है तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, कितनी लूज करेगा यहाँ से पता करो, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो यहाँ से पता कर लो। ठीक है, बहुत ही ईजी वैल्यू है ये। अच्छा, इसमें एक तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन n=3 पे था, तो वो कितने तरीके की वेवलेंथ रिलीज कर सकता है? तो या तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक निकलने वाली है, या फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो दूसरी ये वेवलेंथ आएगी, और यहाँ से यहाँ आ जाए तो तीसरी यहाँ पर आएगी। तो हमारे पास टोटल 3 हमें वेवलेंथ देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद अगर वो यहाँ था तो यहाँ से अब देखो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इस तरीके से भी हो जा सकता है, या फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। तो अब इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, इसमें से किस तरीके से देखो कि कितने बन रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है Nc2, है ना, और इसकी वैल्यू आती है n × n-1/2। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से देखो आपके पास एनर्जी लेवल का गैप आ जाएगा। सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे? अच्छा, ये जो लाइट निकली है ये विजिबल है, इंफ्रारेड है, या फिर अल्ट्रावायलेट है? तो मान लो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना आता है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। क्या आप चुटकियों में देखते ही बता सकते हो ये कौन सी है? तो देखो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए हमारे पास। वेवलेंथ की टर्म में बात करोगे तो 700 नैनोमीटर पे रेड होती है, लगभग 400 नैनोमीटर पे वॉयलेट होती है हमारे पास, मोटा मोटी रफ आइडिया ही है। अगर एनर्जी की टर्म में बात करोगे तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमें रेड मिलती है, और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमें वॉयलेट मिल जाती है। इसके बीच में अगर कोई भी रेडिएशन है तो हम बोलेंगे वो हमें विजिबल होगी, बाकी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है तो 1.89 वो यहाँ कहीं पे आता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ वेवलेंथ देखने को मिलेगी, इससे इस तरफ है ना वो, तो यहाँ पर हमें रेड लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर ये वाली की बात करें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इधर हो जाता है, तो फिर अल्ट्रा वायलेट हमको देखने को मिलेगी, देख नहीं पाएंगे हम, कुछ मशीन लगा के डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, आप चुटकियों में आंसर निकाल पाओगे। A hydrogen-like atom emits radiation of frequency 2.7 × 10⁻15 Hz when it makes transition from n=2 to n=1. The frequency emitted in a transition from n=3 to n=1 will be. तो यहाँ पे देखो हमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रेशियो से भी काम चला सकते हैं। जैसे क्या करना है हमें, देखो एनर्जी का जो गैप होता है डेल्टा ई, है ना, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स का गैप, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -13.6 Z²
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक। और इसी को अगर मैं इक्वेट कर दूं, एनर्जी किसके बराबर होती है? वो होती है h टाइम्स न्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्योंकि z मुझे नहीं पता है तो मैं यही इक्वेशन दो बार लिखूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो ये कांस्टेंट वाले पार्ट तो इस तरीके से कट जाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैं यही इक्वेशन दो बार लिखूंगा और दोनों बार में एक बार न्यू1 आ जाएगा, एक बार न्यू2 आ जाएगा, और फिर दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये जो कॉमन वाली चीज़ें हैं एच एंड ए, ये सारी की सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब देखो न्यू1/न्यू2 की जो वैल्यू होगी, न्यू1 क्या चीज़ है? 2 से 1 के बीच का ट्रांजिशन है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, क्या चीज़ आने वाली है? ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट उठता है कि भाई आपने 2 को पहले क्यों नहीं लिखा, 1 को क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहे, ये वाली भी पॉजिटिव रहे, है ना। तो अगर दोनों नेगेटिव भी हो जाती तो माइनस माइनस दोनों का कट जाना था, तो उससे ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ता नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर इनसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला है तो एनर्जी गैप पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एनर्जी का गैप है, मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तभी हमारे पास आंसर आएगा, करेक्ट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। खैर उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे अब मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। न्यू1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2.7 इंटू 10⁻15। यहाँ से मेरे पास न्यू2 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है न्यू1 यानी कि 2.7 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, 2.7 इंटू 10⁻15, ये कितना हो जाता है हमारे पास? 1 माइनस 8/9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा इंटू 8 इंटू 4/3 इंटू 9। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 32/27 इंटू 10⁻15। अभी देखो 2.7 है, पहली बात तो 10⁻15 का हमें कुछ ऑर्डर देखने को मिल रहा है। 2.7 से मल्टीप्लाई करो आप, ये 1 से थोड़ी सी बड़ी चीज़, तो 2.7 से वो बढ़ करके हो जाएगा कितना? 3.2 हो जाएगा। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। Hydrogen atom from excited state comes to ground by emitting a photon of wavelength lambda. The value of principal quantum number n of the excited state will be. तो देखो हमारे पास n से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 पे आ रहा है, तो हमारे पास एक फोटोन रिलीज होता है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ऑप्शन देख के मुझे इनमें सब में रेडबर्ग कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो मुझे पता चल जाता है तुरंत कि मुझे रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? 1/wavelength इज इक्वल टू r/z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमें पता है एक की वैल्यू n है, दूसरे की वैल्यू 1 है। फॉर्मूले में रखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, एक जगह मुझे वैल्यू रखनी है 1, दूसरी जगह मुझे वैल्यू रखनी है n। इस तरीके से रखनी है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे n आएगा। z की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो देखो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इस इक्वेशन से मुझे n की वैल्यू पता करनी है और वो नेगेटिव में है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये इसको इस तरफ ले आओ, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/r लैम्डा, करेक्ट। यहाँ से हमारे पास n² की वैल्यू आ जाएगी n² इज इक्वल टू r लैम्डा अपॉन r लैम्डा माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी इसका अंडर रूट, इस तरीके से, विच इज ऑप्शन बी।
A free electron of 2.6 electron volt energy collides with the hydrogen plus ion. This results in the formation of a hydrogen atom in the first excited state and a photon is released. Find the frequency of the emitted photon. तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है, इसको फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लस इस तरीके से आयन पड़ा हुआ था, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन वैसे इन्फिनिटी पे, ये दोनों बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इन्फिनिटी पे इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पास कुछ टोटल एनर्जी है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी है इस तरीके से। इसकी काइनेटिक एनर्जी है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों सिस्टम से फिर कुछ एनर्जी निकल जाती है ना, यहाँ से अगर ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास यहाँ से कुछ एनर्जी निकल जाती है, वो एक वेवलेंथ इस तरीके से निकलती है। बाद में हमारे पास जो सिस्टम बचता है वो क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर H प्लस इस तरीके से था और यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी जो कि नेगेटिव होगी, है ना, ये भी हम जानते हैं। टोटल एनर्जी नेगेटिव है। इनिशियली हमारे पास कुछ एनर्जी थी जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इसकी एनर्जी आपको जीरो माननी पड़ेगी, ये तो रेस्ट पे था। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज द लॉस। लॉस कैसे हुआ, ये वेवलेंथ निकल गई यहाँ पर। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व कर दें। देखो हमारे पास जो फाइनली ये आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है मुझे पता चल जाता है, n इज इक्वल टू 2। अब टोटल एनर्जी में फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा, मुझे कुछ वैल्यूज हैं जो याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू जाती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर अब मेरे पास इनिशियल या फिर मैं बोलूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। इनिशियली कितनी थी, बाद में कितनी रह गई, वही हमारे लेमडा के बराबर वो जो एनर्जी लेके गया है वो आ जाता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है, इसकी वैल्यू इनिशियली थी मेरे पास 2.6, बाद में बचती है माइनस का 3.4 विच इज़ इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो लेमडा गया है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गया है। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू एनर्जी यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन h। इसको बस अब आपको सॉल्व कर लेना है। 6 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मोटा मोटी मैं वैल्यूज़ देख करके मुझे अप्रॉक्सीमेशन कर लेना चाहिए, वैसे तो यहाँ पे दो एक जैसी हैं तो यानी वही आंसर होने के आसार लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख दोगे, ये हो जाता है 9 पॉइंट कितना था 9.6, ये हो जाता है 9 और फिर 0.6 और ऐड करना पड़ेगा। 9.6 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, ये 34 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये -34 होता है, 34 ऊपर जाएगा, -19 बचेगा, नीचे आ जाता है हमारे पास +15 इतने हर्ट्स आएगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये आ जाता है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसको मार्क करोगे और ये गलत हो जाएगा। डी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखो ऑप्शन में हर्ट्स नहीं है, ये मेगा हर्ट्स है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻9 मेगा हर्ट्स, क्योंकि ये मेगा में 10⁻6 पहले से एडेड है, यानी कि हमारे पास बी इज़ आर करेक्ट आंसर। A hydrogen atom in its ground state absorbs 10.2 electron volt of energy. The angular momentum of electron of the hydrogen atom will increase by the value of। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सा सवाल हो गया। देखो होगा क्या, हमारे पास पहले तो इसको समझो, ग्राउंड स्टेट से उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किया है, तो कहाँ गया होगा। अगर हमें एनर्जी लेवल्स पता है, जैसे n इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट गैप होता है वही होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे पता चल गया n की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक गई है। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम का सवाल कहाँ से आ गया, तो देखो बोर्स पोस्टुलेट क्या था हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती है NH/2π। n की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक गई है, तो चेंज कितना हुआ अब आपको वही पता करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो कैसे आया, इनिशियली जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है एल आई की वैल्यू हो जाएगी 1h/2π। फाइनली हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे n की जगह 2 रख दोगे तो आ जाता है 2h/2π। अब से पूछा गया है फाइनल एंगुलर मोमेंटम, नहीं पूछा गया, ध्यान से देखो पूछा गया है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, उसकी वैल्यू आ जाएगी h/2π। वैल्यूज रखते जाओ। अब h की वैल्यू कितनी होती है हमें गिवन है 6.6 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2π। तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं, 3.14 ही ले लेता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं देखो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर 6.6 1 कर दो तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻34 है ना, -34 जूल सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रही है एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज आर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 42 वीडियोस में पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कर दिया है, 11th का भी 12th का भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी, आप वो तो अभी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, सारी पीडीएफ फ्री हैं। वहीं कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।